नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लग रही उन कविताओं को पढ़ने वाले हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई। और आज के सत्र में पढ़ी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण कविताएं हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत। तीनों ही कविताएं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य प्रमुख रूप से राष्ट्रीय चेतना से भरपूर काव्य रहा है। वे स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने स्वाभिमान के साथ जिया और जो भी उनका उस समय की परिस्थितियों में देश के प्रति कर्तव्य था, वो भी उन्होंने बखूबी निभाया और साहित्य के माध्यम से भी एक नई दिशा देने का प्रयास किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र की पहली कविता है दोस्तों, वीरों का कैसा हो वसंत। अब इस कविता की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि कवयित्री देखती हैं कि वसंत ऋतु आ गई है और जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति का सौंदर्य दुगना हो जाता है। चारों ओर तरह तरह के फूल खिलते हैं, परिवेश में सुगंध व्याप्त हो जाती है, भ्रमर गुंजार करने लगते हैं, कोयल वृक्षों पर कूकने लगती है और प्रेम, आनंद और उल्लास का वातावरण छा जाता है। तो जब कवयित्री ये वातावरण देखती हैं प्रकृति का, तो उनके मन में सहज एक प्रश्न उठता है कि आज के परिवेश में जो ये वसंत ऋतु प्रेम का प्रतीक बनी हुई है, परंपरा से हमारे साहित्य में, हमारे जीवन में आनंद का प्रतीक बनी हुई है, आज जबकि देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अंग्रेजों के अत्याचार के शासन तले पिस रहा है, उस स्थिति में क्या ये वसंत आनंददायक होना चाहिए या कर्तव्य के प्रति सजग करने वाला, शौर्य और पराक्रम का संचार करने वाला होना चाहिए? तो इसी प्रश्न को उन्होंने अलग अलग माध्यमों से इस कविता में अभिव्यक्त किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू होती है कविता। कविता की पहली पंक्ति क्या है? आ रही हिमालय से पुकार। कवयित्री कहती हैं, आ रही हिमालय से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री कहती है कि हिमालय पर्वत से, क्योंकि हमारी देश की जो उत्तरी सीमा है वो है हिमालय पर्वत, तो कवित्री कहती है कि हिमालय पर्वत से एक आवाज आ रही है, उदधि। और हम भारत, हमारे भारत भूमि के तीन ओर कौन है? समुद्र है। तो उदधि का अर्थ होता है समुद्र। और हमारे देश की सीमाओं के तीन ओर जो समुद्र व्याप्त है, वो समुद्र भी अपनी लहरों के माध्यम से गर्जना करता हुआ मानो यही प्रश्न पूछ रहा है कि, क्या प्रश्न पूछ रहा है? वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। और कौन पूछ रहा है? प्राची। प्राची यानी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, भू और नभ यानी संपूर्ण पृथ्वी, और नभ सभी जानते हैं आप, आकाश, अपार यानी असीमित, क्योंकि पृथ्वी भी असीम है और आकाश भी असीम है। ये सब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। दिग दिगंत यानी सारी दिशाएं, दिशाओं के अंत तक हर जगह एक ही प्रश्न गूंज रहा है। क्या गूंज रहा है? वीरों का कैसा हो वसंत। कहने का अभिप्राय क्या है कि वसंत ऋतु आ गई है और मातृभूमि की सुरक्षा का प्रश्न हमारे सामने विकराल रूप धारण कर खड़ा हुआ है। तो कवयित्री को लगता है मानो सारी दिशाओं से एक ही सवाल गूंज गूंज कर आ रहा है कि ये जो वसंत ऋतु आ गई है, क्या इसमें वीरों को प्रेम, आनंद और उल्लास में डूबकर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना चाहिए? कौन सा कर्तव्य? देश के प्रति कर्तव्य, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, या फिर उन्हें इन सारे माया मोह के बंधनों को तोड़कर, सारे स्नेह के बंधनों को तोड़कर कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हो जाना चाहिए? इस द्वंद्व को वे महसूस करते हैं, जैसे महसूस करती हैं कवयित्री, जैसे प्रकृति का कण कण ये प्रश्न पूछ रहा है बार बार। तो आ रही हिमालय से पुकार यानी उत्तर दिशा, उदधि तीन ओर से उदधि यानी समुद्र, और पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा पृथ्वी और आकाश, और यहां तक कि सारी दिशाएं एक ही प्रश्न बार बार पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीरों का कैसा हो वसंत की प्रथम पंक्ति कौन सी है? तो आ रही हिमालय से पुकार। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि वीरों का कैसा हो वसंत, यह प्रश्न कौन पूछ रहा है?
तो आपको ये सारे चारों ऑप्शंस याद होने चाहिए। हिमालय पूछ रहा है, सागर पूछ रहा है, पूर्व पश्चिम दिशाएं पूछ रही हैं और दिग दिगंत पूछ रहा है। इनमें से कोई 3 विकल्प आपको दिए जाएंगे और एक विकल्प वो होगा जो उत्तर नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे चलें। वीरों का कैसा हो वसंत, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है, वीर वेश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो वसंत। कवयित्री आगे लिखती है कि क्योंकि वसंत ऋतु आ गई है, वसंत ऋतु की पृष्ठभूमि में मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य पर बलि देने के लिए शौर्य और पराक्रम के साथ आगे बढ़ने वाले वीरों के लिए रचित ये कविता है। तो फूली सरसों, क्योंकि वसंत ऋतु आ गई है तो सरसों के फूल खिल गए हैं, यानी पूरी की पूरी पृथ्वी पीले रंग में रंग गई है। खेतों में जहां देखो वहां पीला रंग नजर आता है। फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने प्रकृति को सौंदर्य और आनंद, रंग कौन सा है, ये सौंदर्य और आनंद का रंग है, क्योंकि वसंत ऋतु आनंद उल्लास और सौंदर्य और प्रेम की प्रतीक मानी जाती है। कि चारों ओर वसंत ऋतु के आगमन पर सरसों के फूल खिल गए हैं, पूरी पृथ्वी पीले रंग से, बसंती रंग से रंग गई है और चारों ओर सौंदर्य आनंद और उल्लास का वातावरण व्याप्त हो गया है। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, और केवल सरसों ही नहीं फूली बल्कि प्रकृति में न जाने कितने सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल खिल गए हैं, और उनके फूलों की जो खुशबू है, मादक खुशबू, मन को मोह लेने वाली जो खुशबू है, वो आनंद से हमारे हृदय को भर रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है, कवित्री कहती है, मानो अनंग, अनंग यानी कामदेव, मानो कामदेव पूरा माधुर्य लेकर यहाँ आ गए हों। माधुर्य से दो अर्थ हैं यहाँ पर। एक तो माधुर्य का मतलब है मधुर सुगंध, मधुर गंध, क्योंकि फूलों में गंध होती है, फूलों में शहद होता है, फूलों के रस से ही शहद बनता है। तो वो एक तो मधुरता हो गई, और दूसरी मधुरता हो गई प्रेम की मधुरता, क्योंकि बसंत ऋतु में प्रेम का भाव चारों ओर व्याप्त हो जाता है। तो उस मधुरता की ओर संकेत किया गया है, यानी चारों ओर प्रकृति में, बाह्य परिवेश में भी माधुर्य छा गया है क्योंकि वसंत ऋतु है, और उस वसंत ऋतु का प्रभाव क्योंकि मनुष्य के हृदय में है, तो प्रेम, हृदय में प्रेम की मधुरता व्याप्त हो गई है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव स्वयं मधु यानी माधुर्य की भावनाएं लेकर के अवतरित हो गए हैं। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, और पृथ्वी इतनी सौंदर्य से भर गई है कि जिस प्रकार पूरा श्रृंगार होने के बाद कोई भी दुल्हन बहुत सुंदर लगती है, उसका अंग अंग सौंदर्य से भरा पूरा दिखाई देता है, उसके अंग में एक प्रकार का आनंद, रोमांच और पुलक होती है। उसी तरह से पृथ्वी इतने सुंदर सुंदर फूलों से भर गई है कि दुल्हन की तरह प्रतीत होती है। तो कवयित्री लिखती है, वधु वसुधा, वधु रूपी यानी दुल्हन रूपी जो वसुधा है यानी पृथ्वी है, उसका अंग अंग पुलकित हो गया है, रोमांच से, सौंदर्य से, आनंद से, उल्लास से भरा हुआ है। तो यहाँ रूपक अलंकार हो गया वधु वसुधा में, और यहाँ पुनरुक्ति है, वीर वेश में किंतु कंत। अब प्रश्न कैसे उठता है कि वीरों का वसंत कैसा हो, क्योंकि युवतियां जिनके हृदय में वसंत के प्रभाव के कारण प्रेम और माधुर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, जब वे अपने प्रियतम के पास अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने जाती हैं, तो वो बड़ी विरोधात्मक स्थिति देखती हैं कि एक ओर प्रकृति की ये मधुरता है, वसंत का सौंदर्य है, और दूसरी ओर उनके कंत यानी उनके जो प्रियतम वो वीर की वेशभूषा में है, यानी युद्ध भूमि में जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं। तो दो विपरीत स्थितियां हैं, एक ओर है आनंद और दूसरी ओर है युद्ध, संघर्ष, हिंसा। तो वो उनको समझ में नहीं आता, तो उन्हीं का आधार बनाकर कवित्री कहती है कि जब ये विकट विषम परिस्थिति, विरोधी स्थिति हो गई कि एक ओर वसंत ऋतु अपने सौंदर्य के साथ मधुर भावनाओं का प्रचार कर रही है परिवेश में, दूसरी ओर युवती जब प्रेम भाव से भर रही है और अपने प्रियतम के पास अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने जाती है, तो वो देखती है कि उसके प्रियतम वीर वेश में है। तो उसके मन में यह प्रश्न उठता है सहज कि वीरों के लिए वसंत ऋतु कैसी होनी चाहिए। सामान्यतः सामान्य जन के लिए वसंत ऋतु प्रेम का, आनंद का, उल्लास का प्रतीक है, लेकिन एक वीर व्यक्ति के लिए जिसका पहला कर्तव्य अपनी मातृभूमि के लिए होता है,
उसके लिए वसंत ऋतु कैसी होनी चाहिए, ये प्रश्न यहाँ इस पृष्ठभूमि में उत्पन्न होता है। आगे चले। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब कवयित्री परस्पर विरोधी स्थितियों के अंकन के माध्यम से यहाँ अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही हैं। तो इन सभी पंक्तियों में दोस्तों विरोधात्मक सौंदर्य है। विरोधात्मक सौंदर्य चित्रण के माध्यम से अभिव्यक्ति की गई है। अब क्या कहती हैं कि वसंत ऋतु है, क्योंकि तो वसंत ऋतु की पहली पहचान होती है कोयल की मधुर आवाज। तो कवयित्री लिखती हैं, भर रही कोकिला इधर तान, कि इस तरफ वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल वृक्षों पर बैठ करके अपनी मीठी वाणी में प्रेम और माधुर्य का संदेश दे रही है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आनंद का संचार कर रही है। दूसरी ओर विपरीत स्थिति क्या है, मारू बाजे पर उधर गान। और दूसरी ओर मारू बाजा कौन सा होता है, मारू बाजा वो होता है युद्ध के नगाड़े। जब युद्ध के प्रारंभ की सूचना देनी होती थी पुराने समय में, तब मारू बाजे पर शौर्य और पराक्रम की धुन निकाली जाती थी और कभी कभी गीत भी गाए जाते थे। तो एक ओर कोयल की मधुर आवाज है, दूसरी ओर युद्ध के नगाड़ों की आवाज है। यानी एक ओर जीवन का आनंद पुकार रहा है और दूसरी ओर मातृभूमि पर बलिदान देने के लिए मातृभूमि पुकार रही है। तो दो परस्पर विरोधी स्थितियां हो गई। ये हो गई जीवन और ये हो गई मृत्यु। क्योंकि बलिदान देने के लिए जाना है, वापस आए तो ठीक, और अगर बलि हो गए, बलिदान दे दिया तो भी ठीक। तो ये मृत्यु का प्रतीक है और ये जीवन का प्रतीक है। अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ, अभिव्यंजना ये हुई कि कवयित्री ये बताने की कोशिश कर रही है, एक और जीवन उसे पुकार रहा है। किसको, जो वीर व्यक्ति है, वीर पुरुष है, उसे जीवन पुकार रहा है, आनंद पुकार रहा है, प्रेम पुकार रहा है। और दूसरी ओर मातृभूमि उसे पुकार रही है रंग और रण का विधान। और कवयित्री लिखती है कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि दो परस्पर विरोधी स्थितियां सामने हैं। एक ओर प्रेम और माधुर्य का रंग है और दूसरी ओर रण यानी युद्ध की पुकार है। दो परस्पर विरोधी स्थितियां हो गई, इसीलिए कहा गया कि विरोधात्मक सौंदर्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को यहाँ कवयित्री ने अभिव्यक्त किया है। मिलने को आए आदि अंत। और इन परस्पर विरोधी स्थितियों को देखकर कवयित्री को ऐसा लगता है मानो उसके सामने जीवन और मृत्यु एक साथ आकर के खड़े हो गए हों। आदि शब्द यहाँ जीवन का प्रतीक है और अंत तो मृत्यु का प्रतीक है ही। यानी जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ मिलने के लिए आ गए हैं। अब बड़ी विकट समस्या है, बड़ी असमंजस की स्थिति है एक वीर के सामने कि जीवन को अपनाए या मृत्यु का आलिंगन करे, क्योंकि मृत्यु में कर्तव्य है, जीवन में आनंद है। ये ऐसी कशमकश हो गई है। और कवयित्री फिर प्रश्न करती है कि अब प्रश्न ये है कि वीरों का वसंत आखिर कैसा होना चाहिए। गलबाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहां भी विरोधात्मक सौंदर्य के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति। कवयित्री कहती है कि अब प्रश्न ये है कि प्रेम की पुकार को, जीवन की पुकार को, यानी रंग की पुकार को वीर ग्रहण करे और उसके फलस्वरूप प्रेम पूर्वक अपनी प्रियतमा की बाहों को अपने गले का श्रृंगार बनाए, या तलवार की धार को युद्ध भूमि में जाकर रण को अपनाकर तलवार की धार को अपने जीवन का अंग बनाए, अपने गले का श्रृंगार बनाए। अर्थात जीवन को आनंद में डुबोकर मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को भुला दे, अपने कर्तव्य को भुला दे, और या फिर कृपाण यानी तलवार के प्रहार को अपनी गर्दन पर सहने के लिए तत्पर हो जाए। अर्थात प्रेम को ठुकराकर, आनंद को ठुकराकर, जीवन को ठुकराकर बलिदान के पथ पर अग्रसर हो जाए, ताकि वो अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके। अगली पंक्ति है, चल चितवन हो या धनुष बाण। कि अब प्रश्न ये है कि चंचल चितवन का आघात सहन करे वो, यानी प्रेम में डूबे, या धनुष बाण का आघात सहन करे, यानी वो युद्ध भूमि में जाए। हो रस विलास या दलित त्राण। अब वो रस यानी प्रेम के रस में, आनंद के रस में डूबकर अपने आप को
मस्ती में डुबोले या दलित त्राण, जो शोषित और पीड़ित हैं, दलित यानी शोषित और पीड़ित, जो शोषित और पीड़ित समाज के लोग हैं, उनके त्राण, त्राण यानी रक्षा के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। ये प्रश्न है, दो विरोधी स्थितियां चल रही हैं। अब यही समस्या है दुरंत, अब यही समस्या है कि इसका समाधान हमारे सामने नहीं आ रहा कि आखिर किस प्रकार वसंत वीरों के द्वारा मनाया जाना चाहिए। तो कवित्री लिखती हैं, अब यही समस्या है दुरंत, दुरंत दुर प्लस अंत, यानी दुर मतलब जहां दुर उपसर्ग लग जाता है बच्चों, वहां पर अर्थ हो जाता है कठिनाई से किए जाने योग्य। तो जिसका अंत, यानी कौन सी समस्या, कि वीरों का वसंत कैसा हो, ये जो प्रश्न है इसका अंत करना बहुत कठिन है, यानी इस निर्णय को करना कठिन है। अब ये ऐसी ही कठिनाई से समाप्त किए जाने योग्य समस्या है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, क्योंकि सामने दो परस्पर विरोधी स्थितियां खड़ी हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब आगे सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, अब अतीत को पुकारती हैं वो, कि वे कहीं तो किसी बिंदु पर, निर्णयात्मक बिंदु पर पहुंचे कि वीरों का वसंत कैसा हो। तो वे इतिहास में जितनी भी शौर्य और पराक्रम की घटनाएं हुई हैं, जितनी भी दलित और शोषित वर्ग की रक्षा के लिए कार्य किए गए हैं, उन सब का स्मरण करती हैं और अतीत का आह्वान करती हैं, और अतीत से कहती हैं कि हे अतीत, यानी हे शौर्य और पराक्रम से भरे भारत के अतीत, तू अब अपनी चुप्पी छोड़ दे, यानी अब चुप मत रहे। क्या कर, अपनी शौर्य और पराक्रम की जो गाथाएं हैं उनको इस परिवेश में गुंजायमान कर, ताकि आज का नवयुवक उनसे प्रेरणा ग्रहण कर कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़े। तो सबसे पहला आवाहन वो किसका करती हैं, लंके तुझ में क्यों लगी आग, क्योंकि सबसे पहले किसी भी दलित पीड़ित व्यक्ति की रक्षा के लिए जो कार्य किया गया भारतीय संस्कृति में, वो था श्री राम का रावण से युद्ध करना, और लंका उसी संघर्ष की प्रतीक है। तो वो आह्वान करती है लंका का कि लंका तू ही बता कि आखिर तुझ में आग क्यों लगी, क्यों लगी। अब व्यंजित है कि तूने शोषण किया, तूने अत्याचार किए, तू आतंक का प्रतीक बन गई, इसलिए तुझ में आग लगी। तो तू अपने इस इतिहास को खोलकर आज के नवयुवकों के सामने बता, ताकि वे कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ सकें, अपने जीवन, अपने वसंत के विषय में निर्णय ले सकें। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। अब दूसरा कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा संघर्ष हुआ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध, यानी महाभारत का युद्ध। तो वे कुरुक्षेत्र की भूमि को जगाती हैं, जागृत करती हैं कि हे कुरुक्षेत्र की भूमि, अब तू भी जाग जा, क्योंकि अब वो अवसर आ गया है जबकि तू अपने युद्ध के अनुभव नव युवकों को, आज की पीढ़ी को बताए। बतला अपने अनुभव अनंत, और तेरे इस तू क्योंकि कुरुक्षेत्र के, महाभारत के युद्ध की साक्षी है, तूने वो सारी घटनाएं अपनी आंखों से देखी हैं। तो हे कुरुक्षेत्र की भूमि, अब तू जाग जा और अपने उन अनंत युद्ध के जो अनुभव हैं उनको हमारे सामने गाना शुरू कर, बताना शुरू कर, अभिव्यक्त करना शुरू कर, ताकि हम अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरित और जागरूक हो सकें। वीरों का कैसा हो वसंत। आगे चलें। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इसके बाद वे किसका आह्वान करती हैं, हल्दी घाटी के शिलाखंडों का। हल्दी घाटी के का जो युद्ध है आप सभी जानते हैं, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। वहां पर उस हल्दी घाटी के युद्ध में जो शिलाखंड हैं, जो साक्षी हैं उस हल्दी घाटी के पराक्रम और शौर्य के प्रतीक युद्ध के, उनको जागृत करती हैं, उनका आह्वान करती हैं और कहती हैं कि हल्दी घाटी के शिलाखंड तू भी बता, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, और शौर्य और पराक्रम के प्रतीक सिंहगढ़ के दुर्ग, तू भी अपने शौर्य और पराक्रम की जो गाथाएं तूने अपने हृदय में इकट्ठी कर रखी हैं, संचित कर रखी हैं, उनको अभिव्यक्त कर। तो इसका संबंध तो हो गया राणा प्रताप से, और इनका संबंध हो गया सिंहगढ़ का मराठों से, शिवाजी से। राणा ताना का कर घमंड, राणा यानी हल्दी घाटी, ताना शिवाजी के, तानाजी एक शिवाजी के विशिष्ट सलाहकार और उनके परम मित्र हुआ करते थे, उनका यहाँ पर आया है जिक्र। तो कवित्री कहती हैं कि हे दुर्ग सिंहगढ़ के दुर्ग, तू अपने भीतर छिपी हुई शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को अभिव्यक्त कर,
हल्दी घाटी के शिलाखंडों, तुम्हारे जो अनुभव है युद्ध के विषय में, शौर्य और पराक्रम के विषय में, उन्हें भी बताओ। राणा ताना का कर घमंड, और तुम हे हल्दी घाटी, तू राणा या प्रताप के शौर्य और पराक्रम पर गर्व कर, और हे सिंहगढ़ के प्रचंड भयंकर दुर्ग, तू तानाजी के गर्व के शौर्य और पराक्रम पर गर्व कर। दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, और तुम दोनों मिलकर के उन महाराणा प्रताप के और तानाजी के शौर्य और पराक्रम की, शिवाजी के शौर्य और पराक्रम की जितनी भी स्मृतियां तुमने संचित कर रखी हैं, उन्हें आज परिवेश में जीवंत कर दो, ताकि आज की युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। वीरों का कैसा हो वसंत। आगे चले। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवियत्री कहती है कि पुराने समय में जब युद्ध भूमि में योद्धा जाते थे, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके शौर्य और पराक्रम को जागृत करने के लिए भूषण और चंदवरदाई जैसे महान कवि हुआ करते थे, जो अपनी रचना से उनमें ओज गुण का, शौर्य और पराक्रम का संचार करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, परिवेश बदल गया है, समय बदल गया है, तो अब न तो कवि भूषण जैसे कोई वीरता और ओज की कविता गाने वाले हैं, और ना ही चंदवरदाई जैसे अमर गायक हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज के रग रग में छिपी जो शौर्य और पराक्रम की ज्वाला थी, उसे जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी भूषण और कवि जैसे अपनी कविता के माध्यम से कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले कोई भी कवि आज के वातावरण में नहीं है, और ना ही ऐसी कविता है जो सोई हुई चेतना को, जो भारतवासियों की सोई हुई चेतना है, उसमें विद्युत किसी गति भर दे, उसमें शौर्य और पराक्रम के का क्या ज्वलंत अग्नि उत्पन्न कर दे, ऐसी कोई कविता नहीं है। अब दूसरी पीड़ा क्या है कवित्री की, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, कि जिस वक्त भूषण और कवि चंदवरदाई थे, उस समय कविता स्वच्छंद थी, उस पर शासन का नियंत्रण नहीं था। लेकिन अब भारत में स्थिति बदल गई है, अंग्रेजों का शासन है, और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता आज साहित्यकार को, लेखक को या कवि को नहीं है। यानी कलम बंधी हुई है, कलम पर भी अंकुश है, आतंक का अंकुश है, वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं कर सकती। इसलिए भी अब भूषण और कवि जैसे व्यक्ति चाहकर भी अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना होगा, इसलिए अब हे कुरुक्षेत्र, हे लंका, हे हल्दी घाटी, हे सिंहगढ़, तुम्हें ही अपने अंदर सिंचित शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को परिवेश में गुंजायमान करना होगा, ताकि नव युवकों में की सोई हुई चेतना जागृत हो, और वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाएं। फिर हमें बताइए, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो हंत, हंत एक दुख सूचक शब्द है। जैसे हम कहते हैं ओह, ओह शब्द दोनों तरह से इस्तेमाल होता है दोस्तों। जब हम प्रसन्न होते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तो भी हम कहते हैं ओहो हो गया, तो ये आश्चर्य का सूचक हो जाता है। और जब हम दुख की कोई सूचना सुनते हैं, हम कहते हैं ओहो ये हो गया। तो केवल वाणी के उतार चढ़ाव का फर्क होता है, शब्द वही एक होता है। उसी तरह से ओह जैसा शब्द है ये हंत। कहते हैं कि फिर अब हमें कौन, लेकिन यहाँ ये दुख का सूचक है, विषाद का सूचक है। तो वो कवियत्री कह रही है कि अगर लंका तू नहीं बताएगी, अगर कुरुक्षेत्र के मैदान तुम नहीं बताओगे, अगर हल्दी घाटी नहीं बताएगी, अगर सिंहगढ़ का दुर्ग नहीं बताएगा, तो भला हमें ये कौन बताएगा? हमारे इस प्रश्न का जवाब आखिर कौन देगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? अगली कविता है दोस्तों झांसी की रानी। बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार परीक्षा की दृष्टि से हम इसको देख लेते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अब देखिए पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि है 1857 के पहले की, जबकि चारों ओर अंग्रेजों के शासन का आतंक छाया हुआ था। अंग्रेज अपने राज्यों की, अपनी शक्ति का निरंतर विस्तार कर जितने भी राज सिंहासन थे उनको अपने नियंत्रण में कर रहे थे, और बहुत सारे कायर जो देशी राजा थे उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन कुछ एक जो स्वाभिमानी थे, जो अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित थे, शौर्यवान और पराक्रमी थे, वे डटकर अंग्रेजों का सामना करने के लिए तत्पर थे। तो जब
डलहौजी का शासन प्रारंभ हुआ। डलहौजी जो कि अपनी विस्तारवादी नीति के लिए आधुनिक भारत में बहुत ही मशहूर रहा है, कुख्यात कहना चाहिए रहा है। तो जब उन्होंने अपनी आतंकवादी तरह-तरह की नीतियां, राज्यों को हड़पने की नीतियां अपनाई, जिनमें लैप्स यानी गोद निषेध के सिद्धांत की नीति प्रमुख थी, तब उनकी उन नीतियों को पढ़कर जितने भी राजे रजवाड़े थे, उनके सिंहासन हिल उठे, यानी उनमें व्याकुलता व्याप्त हो गई और उन्हें लगा कि ये नीतियां उनके अधिकारों के, उनके राज्य के प्रति जो अधिकार हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, अंकुश लगाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सब राजवंशों ने, कौन से राजवंश जो स्वाभिमानी थे, जिनका आत्मसम्मान महत्वपूर्ण था, जो देशभक्ति, शौर्य और पराक्रम से भरपूर थे, उन्होंने अंग्रेजों की ओर क्रोध की भ्रकुटी तान ली, यानी क्रोध भरी दृष्टि से देखा। और बूढ़े भारत में, और जब जब उन राजवंशों ने क्रोध की दृष्टि से अंग्रेजों को देखा, तो कवयित्री लिखती है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ये भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके दो कारण हैं। पहली बात, भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन थी, इसलिए बूढ़ा कहा गया है। दूसरी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो होनी चाहिए यहां इस प्रसंग में, वो ये कि भारत के युवा पीढ़ी में, भारत के समाज में, भारत के जनमानस में जो चेतना थी वो सोई हुई थी। आतंक सहकर चुपचाप अपनी नियति पर आंसू बहाना ही भारतवासियों का कार्य बन गया था। उनके मन में वो शौर्य, पराक्रम और अपने अधिकार को जबरदस्ती छीन लेने की जो जिद है, वो भाव उत्पन्न ही नहीं होता था। और कब होता है ऐसा? जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में होता है, उसका शरीर शिथिल हो जाता है, ऊर्जा से रहित हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब वो अपने छोटे-छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करने लगता है। उसके मन में वो उमंग, वो जोश धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है। वही स्थिति यहाँ सारे युवा वर्ग में थी, जिसकी चेतना सोई हुई थी। इसलिए यहाँ भारत को बूढ़ा कहा गया है। भारत को बूढ़ा कहना यहाँ भारतवासियों की सोई हुई चेतना, उनकी शिथिलता, उनकी कर्तव्य के प्रति विमुखता, उदासीनता का प्रतीक है। फिर से नई जवानी थी। लेकिन जब राजवंशों ने भ्रकुटी तान ली, यानी नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करेंगे, तब फिर से युवा वर्ग में जो जिनकी चेतना सही हुई थी, उनमें भी नई चेतना का संचार हो गया। जवानी शब्द के आगे भी विशेषण है नया, यानी फिर से नया उत्साह उत्पन्न हो गया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब उन्हें अपने शौर्य और पराक्रम को कौन सी दिशा देनी है। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। और जैसे जैसे अंग्रेजी राज्य का शासन और आतंक बढ़ता गया, वैसे वैसे जो आजादी हमने खो दी थी, उसका महत्व हमें पता चलने लगा। यानी आजादी कितनी कीमती धरोहर है एक देश के लिए, एक जाति के लिए, एक जन समुदाय के लिए, उसका एहसास अंग्रेजों के आतंकपूर्ण शासन के दौरान भारतवासियों को होने लगा। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और परिणाम ये हुआ कि सभी भारतवासियों में, क्योंकि नई जवानी आ गई, तो सब में नई चेतना का संचार हो गया, और सभी ने सोचा कि अब हम एकजुट होकर इन अंग्रेजी शासकों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए कार्य करेंगे। आगे चलते हैं। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। कवित्री कहती है कि इस पृष्ठभूमि में 1857 का वर्ष आ गया, और 1857 के वर्ष में जब अंग्रेजों के अत्याचार, यानी डलहौजी के लैप्स के सिद्धांत का आतंक छा गया पूरे भारतवर्ष में, तब फिर से जितने भी सिंहासन थे, राजसी सिंहासन, उन सब ने तलवार उठा ली, यानी वे अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए तत्पर हो गए। देखिए अब प्रश्न क्या है? वह तलवार पुरानी थी, जो शौर्य और पराक्रम प्राचीन काल से भारतवासियों की रग रग में था, लेकिन परिस्थिति वश सो गया था। वो पुराना, तलवार पुरानी का व्यंजित अर्थ क्या है? पुराना शौर्य और पराक्रम। फिर से जाग उठा। बुंदेले हरबोलों, बुंदेले हरबोलों दोस्तों दो जातियां थीं जो अपने गीतों के माध्यम से पुराने
ओज गुण की जितनी भी गीत थे उनको गाकर उत्साह का संचार किया करती थी। तो कवयित्री कहती हैं कि हमने ये जो पराक्रम और शौर्य की कहानी है 1857 की, ये किनसे सुनी? बुंदेले और हरबोलों जातियों के द्वारा गाए हुए गीतों में हमने सुनी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह ये भी सुना कि झांसी की एक रानी थी जिसने अपने शौर्य और पराक्रम से बिल्कुल मर्दानी ताकत के साथ, मर्दाना पराक्रम और शौर्य के साथ अंग्रेजों से संघर्ष किया। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। अब परिचय दे रही हैं झांसी की रानी का कवयित्री। वे कहती हैं कि वे कानपुर में जो नाना साहेब थे उनकी मुंह बोली बहन थी। वे उन्हें प्रेम से, स्नेह से छबीली कहकर पुकारा करते थे। लक्ष्मीबाई, और उस रानी का नाम लक्ष्मीबाई था और वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। छबीली नाम किसका था, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का को नाना साहब किस नाम से पुकारते थे, प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कवयित्री लिखती हैं, पूरा उनका व्यक्तित्व चित्रित कर रही हैं रानी लक्ष्मीबाई का। वो कहती हैं कि वो बचपन से उन्होंने नाना साहेब के साथ ही शिक्षा प्राप्त की थी, नाना के साथ खेल करके ही वो बड़ी हुई थी। यानी नाना साहेब क्योंकि राज परिवार से थे, तो निश्चित रूप से उनको जो शिक्षा मिली वो कौन सी थी, युद्ध कौशल की शिक्षा। और वही शिक्षा नाना के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने भी प्राप्त की थी और वे उन्हीं के साथ खेल खेल कर बड़ी हुई थी। यानी बचपन से ही उनको जो वातावरण, जो परिवेश मिला, वो शौर्य और पराक्रम से भरपूर था। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। और बचपन में लड़कियों की बहुत सारी सहेलियां हुआ करती हैं, बहुत सारे तरह तरह के वो खेल खेला करती हैं। लेकिन लक्ष्मीबाई एक ऐसी युवती थी, एक ऐसी लड़की थी जिनकी सहेलियां कौन थी? बरछी ढाल कृपाण और कटारी। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ही इस वातावरण के बीच ही रखकर पाला गया था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी और इतना ज्यादा उनको शिक्षा के दौरान शौर्य और पराक्रम के विषय में बताया गया था कि वीर शिवाजी के पराक्रम और शौर्य की गाथाएं उन्हें जबानी याद थी। उनका बचपन से जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ वो शौर्य और पराक्रम की आधार भूमि पर ही हुआ। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। कवित्री कहती है कि वो जब सामान्य युवती के वेश में दिखाई देती थी तो वो लक्ष्मी के समान सौभाग्यशाली, संपन्न और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। लेकिन जब वो युद्ध की वेशभूषा में होती थी वो दुर्गा के समान शौर्य और पराक्रम की साक्षात प्रतिमा के रूप में दिखाई देती थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और जब वो युद्ध का अभ्यास किया करती थी अपने युवा काल में, तो मराठे उनके तलवारों के वारों को देखकर, उनका युद्ध कौशल देखकर आनंद से भर उठते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। और उनके खेल क्या थे? वो नकली युद्ध की व्यूह रचना कर लिया करती थी और फिर उस व्यूह को तोड़कर युद्ध में सफल होने का खेल खेला करती थी। और शिकार खेलना भी उनका स्वभाव था, उनका शौक था। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। और उनके सबसे प्यारे खेल कौन से थे? सेना को घेर लेना, दुर्ग को तोड़कर अंदर घुस जाना। यानी युद्ध कौशल से संबंधित जितने भी खेल थे वो बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई को अत्यधिक प्रिय थे। उन्हीं को खेल खेलकर वो बड़ी हुई थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। और मराठों की जो कुल देवी थी भवानी, वही लक्ष्मीबाई की भी कुल देवी थी। प्रश्न पूछा जा सकता है महारानी लक्ष्मीबाई की आराध्य कौन थी, कुल देवी कौन थी? तो भवानी आपको याद रखना है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब विवाह का समय आ गया रानी लक्ष्मीबाई का। उसके विषय में कवयित्री लिख रही है। वे कहती हैं कि क्योंकि पराक्रम, वीरता किसका प्रतीक है? लक्ष्मीबाई का। क्योंकि वे राज परिवार से नहीं थी, लेकिन राज परिवार के वातावरण के बीच पलकर जरूर बड़ी हुई थी। तो वीरता शब्द यहाँ प्रतीक है लक्ष्मीबाई का, प्रश्न पूछा जा सकता है। और वैभव का प्रतीक है गंगाधर राव जो उनके पति थे। तो यहां पर जब गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे उनके साथ उनकी सगाई हो गई, तब कवयित्री लिखती है कि ऐसा लगा जैसे ऐश्वर्य का
की वीरता के साथ सगाई हो गई हो, यानी झांसी में विवाह संबंध लक्ष्मीबाई का तय हो गया। सीधे सरल शब्दों में इसका अर्थ ये है, ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और विवाह हो गया लक्ष्मीबाई का, और वो रानी बन करके यहाँ झांसी में आ गई। यहाँ पर दोस्तों वीरता की, वैभव के साथ सगाई झांसी में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि केवल उपमानों का प्रयोग किया गया है, उपमेय का नहीं। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, और जब विवाह हुआ, रानी लक्ष्मीबाई रानी बनकर के आई झांसी में, तो राजमहल में बधाइयां गाई जाने लगी, शुभ गीत, लोक मंगलकारी गीत गाए जाने लगे, और चारों ओर झांसी में खुशी का, आनंद का, उत्सव का माहौल बन गया। सुघट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। इस पंक्ति को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सुघट का मतलब है सुंदर, सुदृढ़। सुदृढ़ बुंदेलों की विरुदावली, विरुदावली का मतलब क्या है? उपाधियों की पंक्ति, उपाधियों की श्रृंखला। हम विरुद्ध किसको देते हैं, उपाधि किसको देते हैं? जिसके प्रति हम बहुत अधिक सम्मान व्यक्त करते हैं। सम्मान की पराकाष्ठा होती है विरुद्ध। एक विरुद्ध सम्मान की पराकाष्ठा होता है, लेकिन जब उन विरुद्धों की पंक्ति बन जाए, श्रृंखला बन जाए, यानी कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है, इसका व्यंजित अर्थ यह है कि लक्ष्मीबाई जब विवाह के पश्चात झांसी में आई, तो वे झांसी के शौर्य, पराक्रम और गौरव गाथा में एक नया कीर्तिमान बन करके आई, यानी उन्होंने उस झांसी के यश को और अधिक बढ़ाया, गौरव को और अधिक बढ़ाया। इसलिए इनकी तुलना, लक्ष्मीबाई की तुलना किससे की गई है? विरुदावली के समान उन्हें बताया गया है, तो उपमा अलंकार यहां हो गया। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। अब वे तुलना करती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की गंगाधर राव के साथ जब विवाह हुआ, सगाई हुई, विवाह हुआ, तो कैसा लगा? ऐसा लगा मानो चित्रा अर्जुन की एक पत्नी थी, जिसका नाम था चित्रांगदा, जिससे उनका एक पुत्र बब्रवाहन उत्पन्न हुआ था। तो उसी को यहाँ संक्षेप में बताया गया है कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, कि गंगाधर राव के साथ उनका जो विवाह संबंध था, वो ऐसा प्रतीत होता था मानो चित्रांगदा ने अर्जुन जैसे पराक्रमी को पा लिया हो, या शिव को स्वयं पार्वती मिली थी। उस तरह का वातावरण यहाँ झांसी में उत्पन्न हो गया। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, और झांसी का जैसे ही लक्ष्मीबाई आई, उदित हुआ सौभाग्य, झांसी का जो भाग्य था वो चमकने लगा। मुदित महलों में उजियाली छाई, और महल जो था झांसी का वो मुदित हो गया, यानी आनंद से भर गया, और चारों ओर आनंद उल्लास का प्रकाशमय वातावरण बन गया। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, लेकिन समय का किसी को पता नहीं चलता, और यही कारण है कि इतने प्रकाश, आनंद और उल्लास से भरे झांसी के राजमहल में काल दबे कदमों आकर के निराशा और शोक का वातावरण वहां पर लेकर आ गया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, और क्योंकि वो शुरू से ही लक्ष्मीबाई बचपन से ही शौर्य और पराक्रम की प्रतिभा थी, तो इसलिए उन्हें अपने हाथ में तीर अधिक शोभायमान प्रतीत होते, अधिक प्रिय लगते थे। चूड़ियों, श्रृंगार आदि के प्रति उनका आकर्षण नहीं था। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। अब ये जो पंक्ति है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई के द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? गंगाधर राव की मृत्यु की ओर। गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया गया है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई, और इतने अपनी कम उम्र में रानी विधवा हो गई, और विधि को भी, कवयित्री लिखती हैं कि विधि को यानी ईश्वर को भी, ब्रह्मा को भी उन पर दया बिल्कुल नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, और इतनी जल्दी राजा जी का, गंगाधर राव का निधन हो गया कि उनके कोई संतान भी उत्पन्न नहीं हुई, वे संतानहीन स्थिति में ही मर गए, और ऐसी स्थिति में रानी शोक में डूब कर रह गई। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का, बुझा दीप किसको कहा गया है? गंगाधर राव को। प्रश्न पूछा जा सकता है, झांसी का जब दीप यानी प्रकाश जिसके कारण झांसी का राज्य था, सिंहासन जिस पर गंगाधर राव विराजमान हुआ करते थे, जब वो बुझ गए यानी उनका निधन हो गया, तब डलहौजी जो उस समय गवर्नर जनरल था ब्रिटिश राज्य का,
वो मन ही मन हर्षित हुआ। क्यों हर्षित हुआ? क्योंकि उसने देशी राज्यों को हड़पने के लिए एक नीति, बहुत सारी नीतियां अपनाई थी। उनमें से एक नीति थी लैप्स की नीति, यानी गोद निषेध का सिद्धांत, जिसमें जो भी राज्य या जो भी राजा, देशी राजा संतानहीन होकर निधन को प्राप्त होते थे, उनको गोद लेकर दत्तक पुत्र को सिंहासन पर बिठाने का अधिकार नहीं था। और वही स्थिति झांसी जैसे उत्कृष्ट उच्च कोटि के गौरवशाली राज्य में स्थिति उत्पन्न हो गई कि गंगाधर राव संतानहीन स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हो गए। और ऐसी स्थिति में दत्तक पुत्र, क्योंकि वे लेकर सिंहासन पर बिठा नहीं सकते थे, यानी डलहौजी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर था झांसी को हड़पने का, इसलिए वो मन ही मन हर्षित हुआ। प्रश्न पूछा जा सकता है कि डलहौजी मन में क्यों हर्षित हुआ? राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, स्पष्ट है। आगे चले। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया और अवसर को गंवाया नहीं। डलहौजी ने तुरंत सेना भेज दी और झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा लहरा दिया, यानी ये घोषणा कर दी, ये संकेत कर दिया कि झांसी अब ब्रिटिश राज्य का अंग है। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लिखती है कवयित्री कि लावारिस यानी संतानहीन, उत्तराधिकारी-हीन जो झांसी का सिंहासन था, उसका उत्तराधिकारी बनकर के ब्रिटिश शासन झांसी आ गया, यानी झांसी के राज सिंहासन पर किसका अधिकार हो गया? ब्रिटिश राज्य का अधिकार हो गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, और रानी लक्ष्मीबाई ने आंसू भरी नजरों से देखा कि उसकी जो प्रिय झांसी थी वो अब वीरानी यानी पराई हो गई थी, यानी अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनाती है विकट शासकों की माया। अब अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। कवित्री लिखती हैं कि जो भयंकर अत्याचारी शासक होते हैं वे किसी की प्रार्थना, अनुनय विनय पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें केवल और केवल अपना स्वार्थ, अपनी शक्ति दिखाई दे रही होती है। वही स्थिति डलहौजी की थी कि उसने झांसी की रानी की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। व्यापारी बन दया चाहता जब यह भारत आया, और अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है कवित्री, कह रही है कि जब यह ब्रिटिश शासन भारत में आया था शुरू में, तब ये व्यापारी बनकर भारत में आया था और यहाँ के शासकों से दया की, व्यापार करने की सुविधा की लिए दया करने की भीख मांगता था। और आज वही इतना हावी हो गया है, उसके अत्याचार इतने बढ़ गए हैं कि लोगों के लिए जीवन जीना मुश्किल हो गया है। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। और जैसे ही डलहौजी गवर्नर जनरल बन के आया, उसने तरह तरह की नीतियों से अपने शासन का विस्तार करना शुरू किया और भारत में ब्रिटिश राज्य की काया पलट हो गई। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया और उसने अपने पैरों तले राजाओं, देशी राजाओं और नवाब जितने भी थे उनको भी अपना गुलाम बनाकर रख लिया, यानी उनके स्वाभिमान को भी चोट पहुंचाई। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, कि पहले जो एक सामान्य वर्ग की कन्या रानी बनकर झांसी में आई थी, अब वही महारानी दासी बन गई थी। कैसे? जब से झांसी के सिंहासन पर डलहौजी ने यानी अंग्रेजों ने अधिकार किया था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे लिखती है, छीनी राजधानी दिल्ली की, कि अब और क्या क्या हो रहा था उस समय जब झांसी को छीना गया। उस समय दिल्ली की राजधानी पर भी अपना अधिकार अंग्रेजों ने कर लिया। लखनऊ छीना बातों बात, और बातों बात ही बात में लखनऊ को भी अपने अधिकार में कर लिया अंग्रेजों ने। कैद पेशवा था बिठूर में, और बिठूर पर अपना अधिकार कर लिया, और पेशवा जो वहां के शासक थे उनको बिठूर में कैद करके रख दिया गया। हुआ नागपुर का भी घात, और इस प्रकार नागपुर का जो राज्य था मराठों का, उस पर भी चोट की गई, उस पर भी अपना अधिकार जमाया गया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, और इतने शक्तिशाली जो राज्य थे, जो शक्ति का केंद्र थे, जब वे अंग्रेजों के प्रहार को नहीं सहन कर सके, तो भला उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक की तो औकात ही क्या थी। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। और कवित्री बताती है कि इससे पूर्व सिंध, पंजाब और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र पर भी अधिकार किया था वज्रनिपात, यानी ब्रिटिश शासन के विस्तार का आतंक व्याप्त हुआ था, वज्रपात हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उसे भी हड़प लिया था। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, और बंगाल और मद्रास में भी इस प्रकार की अधिहनन की जो नीतियां थी अंग्रेजों की या डलहौजी की खासतौर से, वो भी
कहानियां वहां भी दोहराई जा रही थी, बंगाल में और मद्रास में। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में। अब ये रानी रोई का शब्द देखिए, रोई पर बिंदी है, यानी बहुत सारी रानियां रोई। तो कौन सी रानियों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है? जितने भी राज्यों को हड़पा डलहौजी ने, उन सब की रानियां अपने रनिवासों में बैठकर शोक के आंसू, दुख के आंसू बहाने लगी, पीड़ा के आंसू बहाने लगी। और बेगम जो लखनऊ अवध, जिसको अवध के नाम से जाना जाता था, वो भी गम से यानी दुख के सागर में डूब गई। बेजार का मतलब होता है उदास, खिन्न। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। और कलकत्ता क्योंकि उनका केंद्र था, अंग्रेजों के शासन का जो केंद्र था, पहले प्रारंभ में कलकत्ता हुआ करता था। तो वे क्यों दुखी होती थी रानियां? कि उनके जो कपड़े और जेवर थे, आभूषण थे, और जो भी उनके राजमहल की बहुमूल्य वस्तुएं थी, वे कलकत्ते के बाजार में अंग्रेजों के द्वारा बेची जाती थी। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और अंग्रेजों के अखबारों में सरेआम उस राजकीय संपत्ति की नीलामी की घोषणा छापी जाती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। और इस प्रकार की न्यूज बनती थी, समाचार बनते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, नागपुर के राज परिवार के जेवर ले लो, और लखनऊ के 9 लाख हार ले लो। तो ये सारा दृश्य देख करके जितनी भी रानियां थी, जो बेगमें थी, वे दुख के सागर में डूब गई थी। यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। और इस प्रकार उस कवित्री कहती हैं कि उस समय ऐसा माहौल बन गया था कि जो पर्दे की, जो स्त्रियों की जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, वो सरेआम विदेशियों के हाथों में नीलाम हो रही थी, बिक रही थी। यानी उनका कोई स्वाभिमान और सम्मान अवशेष नहीं रह गया था। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। अब देखिए, यहां से कवयित्री बता रही है कि जो आतंक का शासन था, जिसका वर्णन उन्होंने पहले किया, उसका प्रभाव क्या हुआ हमारे समाज पर, परिवेश पर। कि कुटियों में, यानी आम आदमी जो था, कुटिया का प्रतीक अर्थ है, व्यंजित अर्थ है आम आदमी। तो आम आदमी का जीवन भी कष्ट से युक्त था, भयंकर पीड़ा के दौर से गुजर रहा था वो। और महलों में आहत अपमान, और जितने भी राजसी परिवार थे, वे सब अपने अपमानित होने के गम में डूबे हुए थे, क्योंकि उनके स्वाभिमान को अंग्रेज सरकार की अत्याचारपूर्ण नीतियों ने कुचल दिया था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जितने भी वीर सैनिक थे समाज में, उनमें अपने पूर्वजों की शौर्य और पराक्रम की परंपरा को सुरक्षित रखने का गर्व विद्यमान था। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। और ऐसे वीर जो सैनिक थे, उनमें नाना धूधू पंत पेशवा ये सब युद्ध की सामग्री इकट्ठी करने लगे थे, ताकि अपनी शक्ति को बढ़ाकर अंग्रेजों का सामना कर सकें। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और बहन छबीली यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का, ये सारी परिवेश की स्थितियों को देखकर, अंग्रेजों की अत्याचारपूर्ण नीतियों को देखकर एक आक्रोश सा उबल उठा लक्ष्मीबाई के मन में, और उन्होंने रणचंडी का रूप धारण कर ब्रिटिश को, सरकार को चुनौती, युद्ध में चुनौती दे दी। प्रकट रूप में वे सामने आ गई। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। अब उद्देश्य क्या था उनका, इनका, लक्ष्मीबाई का? उन्हें भारत की जो सोई हुई शौर्य और पराक्रम की ज्योति थी, उसे जागृत करना था, यानी नई चेतना का संचार करना था। इसलिए उन्होंने नई चेतना का संचार करने का जो यज्ञ था, उसे शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की खुलेआम घोषणा करके। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे लिखे, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने, यानी जो राजसी ठाट बाट वाले, जो आहत अपमान वाले जो राज परिवार के लोग थे, उन्होंने इस यज्ञ को प्रारंभ किया। आग दी यानी इस यज्ञ में प्रारंभिक आहुतियां दी, और उसके बाद उस भड़की हुई यज्ञ की अग्नि में चेतना, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का जो यज्ञ हो रहा था, उस अग्नि में पहली अग्नि किसने दी, पहली अग्नि किसने भड़काई? राज परिवारों ने, यानी महलों ने, अर्थात राज परिवारों ने। और उसके बाद उस ज्वाला को भयंकर रूप प्रदान किया झोपड़ी ने, यानी आम आदमी की शौर्य और पराक्रम की भावनाओं ने। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, और ये एक ऐसी उस समय के वातावरण में आजादी की चिंगारी हृदय में व्याप्त हो गई, जो मनुष्य की अपनी चेतना के भीतर से उत्पन्न हुई थी, झांसी चेती। और इसका परिणाम क्या हुआ इस यज्ञ का? कि झांसी में चारों ओर
अपने अधिकार, अपने देश के स्वाभिमान के प्रति चेतना आ गई, दिल्ली में जागरूकता फैल गई और लखनऊ में भी स्वतंत्रता संग्राम की लपटें दिखाई देने लगी। यानी चारों ओर सभी अपने अपने अधिकार के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूक हो उठे और संगठित होने के लिए तैयार हो गए। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी और ये आग की जो लपटें थी, कौन सी? देशभक्ति की आग की जो लपटें थी, वो मेरठ, कानपुर, पटना में भी बहुत प्रबल रूप में सामने आई। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी और इसका थोड़ा बहुत प्रभाव जबलपुर और कोल्हापुर आदि क्षेत्रों में भी देखने को मिला। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। अब कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि ये जो स्वतंत्रता का यज्ञ शुरू हुआ था राजाओं के नेतृत्व में और आम जन के सहयोग से, उसमें बहुत सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। नाना धुंधु पंत, अब कौन कौन से वीर गति को प्राप्त हुए, नाम आप कंठस्थ कर लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अजीमुल्ला, तांतिया टोपे और नाना धुंधु पंत, ये सभी बलिदान हो गए। इन्होंने सबने अपनी जीवन का बलिदान कर दिया मातृभूमि के लिए। और इसके अलावा अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, ये सब एक से एक पराक्रमी, अभिराम यानी एक से एक सुंदर और पराक्रमी जो सैनिक थे, वे सब शहीद हो गए। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, कवित्री लिखती हैं कि भारत के स्वतंत्रता के इतिहास के आकाश पर इनके नाम हमेशा उज्जवल रहेंगे, अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी कि भविष्य में भले ही ये भारत के इतिहास में अमर रहे इनके नाम, लेकिन जिस युग में इन्होंने अपना बलिदान दिया, उस समय इनके उस बलिदान को जुर्म यानी अपराध कहकर अंग्रेज सरकार ने संबोधित किया। तो यह साथ ही साथ अंग्रेज सरकार की नीतियों और उनकी प्रतिक्रियाओं की ओर भी कवित्री संकेत कर रही हैं। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। आगे कवित्री लिखती है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों की। अब हमने ये सब सारी पृष्ठभूमि बना ली, सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब हम इस कहानी को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हमको कहां चलना चाहिए? झांसी के मैदान में चलना चाहिए, जहां रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने में जुटी है। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों के बीच, मर्द की वेशभूषा में लक्ष्मीबाई जहां अपनी सेना का नेतृत्व करती हुई खड़ी है, उस झांसी के मैदान में हमें पहुंचना चाहिए। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। और एक ओर रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही है सेना का और दूसरी ओर अंग्रेजों का सेना नायक है लेफ्टिनेंट वॉकर। वो आ गया जवानों, उसने सोचा स्त्री ही तो है, तो तुरंत आगे बढ़कर जवानों से आगे बढ़कर उसने तलवार खींच ली। रानी ने उसके प्रतिक्रिया में रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। और रानी ने तुरंत वॉकर को आगे बढ़ते देखा तो अपनी तलवार खींच ली और दोनों के बीच द्वंद्व आसमानों में, यानी खुले आम भयंकर भीषण संघर्ष दोनों में हो गया। जख्मी होकर वॉकर भागा। परिणाम ये हुआ कि वो जिस स्त्री को कमजोर समझकर आगे पूरे स्वाभिमान के साथ बढ़कर आया था उसको मौत के घाट उतारने के लिए, उसी से घायल होकर वॉकर वहां से मैदान छोड़कर भाग गया। उसे बहुत आश्चर्य था कि एक स्त्री इतनी पराक्रमी कैसे हो सकती है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी काल्पी और वॉकर को जख्मी कर रानी निरंतर अपनी घोड़े पर सवार होकर काल्पी तक आ गई। और ये काल्पी का और युद्ध के क्षेत्र की जो दूरी थी वो लगभग 100 मील की दूरी थी। लगातार वो घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ती रही। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और आराम न करने के कारण, भोजन न मिलने के कारण जो घोड़ा था वो भी थककर काल्पी के पास भूमि पर गिर गया और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। घोड़ा कहाँ गिरा? काल्पी गिरा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, लेकिन रानी घोड़े की मृत्यु के बाद भी कमजोर नहीं पड़ी और यमुना तट पर उन्होंने एक बार फिर अंग्रेजों की सेना को पराजित किया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार और आगे बढ़कर उन्होंने ग्वालियर को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी और यहाँ का उस समय जो राजा था वो था जियाजी सिंधिया, जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। उन्हीं की ओर यहाँ संकेत किया गया है। तो
वे क्योंकि अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, इसलिए वे रानी के विकराल रूप को देखकर राजधानी छोड़कर भाग गए और ग्वालियर पर रानी का अधिकार हो गया। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। रानी को सब सफलता एक के बाद एक लगातार मिलती गई, लेकिन अंततः ग्वालियर के बाद अंग्रेजों की सेना ने फिर उसे चारों ओर से घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, पहले लेफ्टिनेंट वॉकर था और अब जो सेना नायक था वो था जनरल स्मिथ। सामने था, उसने मुंह की खाई थी, लेकिन वो भी रानी के पराक्रम और शौर्य के समक्ष पराजित हो गया। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। ध्यान रखेंगे, लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध भूमि में उनकी कौन सी सखिया गई? काना और मंदरा, जो उनके साथ युद्ध में बराबर शौर्य और पराक्रम से लड़ी थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी और उन्होंने जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रमाण प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार काना और मंदरा, उनकी जो सखियां थी, उन्होंने भी अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी, जब आमने सामने के युद्ध में अंग्रेज रानी को नहीं पराजित कर सके, तब उन्होंने छल और कपट का सहारा लिया और पीछे से आकर ह्यूरोज ने अपनी सेना के साथ रानी को चारों ओर से घेर लिया। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पास, लेकिन फिर भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अब चारों ओर से सेना से घिरी होकर भी चारों ओर मार काट कर वो सेना को पार कर आगे बढ़ गई, किंतु सामने नाला आया। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि सेना से तो बाहर निकल गई, लेकिन सामने नाला आया और उनका जो पुराना अनुभवी घोड़ा था, वो क्योंकि मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और वो जिस घोड़े पर सवार थी वो नया घोड़ा था, तो उसे इस तरह की विषम स्थितियों का सामना करने की आदत नहीं थी। था वह संकट विषम अपार। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही विषम स्थिति रानी के समक्ष पैदा हो गई। परिणाम क्या हुआ? नाले को देखकर घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गई सवार। और जैसे ही घोड़ा अड़ा, रानी रुकी, वैसे ही पीछे से अंग्रेजों के घुड़सवार अंग्रेज सैनिक वहां आ गए। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, और चारों ओर से उन अंग्रेज सैनिकों ने अकेली रानी को घेर लिया और चारों ओर से उन पर वार किए। घायल होकर गिरी सिंगनी, और वो शेरनी, वो पराक्रम और शौर्य की प्रतिमा रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर पड़ी और उन्होंने वीर गति प्राप्त कर ली, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिताब, उसकी दिव्य सवारी थी। कवित्री लिखती हैं कि रानी तो अब स्वर्ग सिधार गई क्योंकि उन्हें वीर गति मिल गई थी। अब उनकी जो चिता थी वो उनकी दिव्य सवारी यानी अलौकिक पथ की यात्रा का माध्यम बन गई थी। मिला तेज से तेज, यह मिला तेज से तेज जो शब्द है, इसके दो अर्थ हैं दोस्तों। एक तो ये कि रानी लक्ष्मीबाई ने जब वीर गति प्राप्त की तो उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, यानी उनका तेज परमात्मा के तेज में मिल गया। दूसरी बात, उनका जो कीर्ति, शौर्य और पराक्रम का जो तेज था, वो चारों ओर वातावरण में व्याप्त हो गया। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, और यहां पर तेज का अर्थ है शौर्य और यश गाथा। वो यश गाथा जो उनकी वीरता की चारों ओर वातावरण में गूंजने लगी, रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में उसकी सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। और कवित्री लिखती हैं कि अभी वे केवल 23 वर्ष की थी, और उनके पराक्रम और शौर्य को देखकर, उनके रण कौशल को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई मनुष्य नहीं थी, बल्कि स्वयं अवतारी पुरुष थी। यानी अवतार, उन्होंने कोई अद्भुत अलौकिक दिव्य शक्ति का अवतार ग्रहण कर वे पृथ्वी पर आई थी। इतना शौर्य और पराक्रम उनके व्यक्तित्व में भरा हुआ था। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, और वो अवतार इसलिए उन्होंने लिया क्योंकि वो हमको जीवित करने आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों ये, कि हमको जीवित करने का क्या अर्थ है? हम तो पहले से ही जीवित थे, लेकिन हम जीवित होने के बावजूद मरे हुए के समान थे, क्योंकि हमारी चेतना सोई हुई थी। हम चुपचाप अंग्रेजों के अत्याचार सह रहे थे, उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहे थे। इसलिए हमें सच्चे अर्थों में जीवन देने आई, यानी हमें हमारी सोई हुई चेतना को जगाने आई थी। वे स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर दिखा गई पथ, और उन्होंने हमको दिखा दिया कि हमें कौन से मार्ग पर चलकर आजादी प्राप्त करनी है, अपने देश को आजाद करना है। और वो रास्ता कौन सा था? संघर्ष का, युद्ध का।
सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, और उन्होंने अपने बलिदान के द्वारा हमें जो सीख देना चाहती थी, वो सीख, वो शिक्षा हमें दे दी कि बिना संघर्ष के आजादी नहीं मिलने वाली। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। अंत में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। वे कहती हैं कि रानी तुम जाओ, ये भारतवासी तुम्हारे आभारी हैं, तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और हमेशा युग युगों तक तुम्हारे इस बलिदान को याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। और कवित्री कहती हैं कि ये जो तो तेरा रानी, तेरा जो ये बलिदान है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि एक ऐसी स्वतंत्रता का उपहार लेकर आएगा इस देश के लिए, जो स्वतंत्रता हमेशा अविनाशी रहेगी, यानी कभी नष्ट नहीं होगी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। अब कवित्री कहती हैं कि चाहे इतिहास मौन धारण कर ले रानी की बलिदान पर, रानी की शहादत पर, सच्चाई को चाहे कोई फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि शासन किसका है? अंग्रेजों का। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे घासी, चाहे झांसी, और चाहे अंग्रेजों की विजय हो जाए, चाहे वे गोले बरसाकर झांसी के राज्य को समाप्त कर दें, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि रानी तुम अपना प्रतिमान स्वयं होगी, तुम्हारे यश की गाथाएं घर घर में गाई जाएंगी, और तुम खुद, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे शौर्य और पराक्रम को लेकर आई हो कि जिसे मिटाया नहीं जा सकता। चाहे इस सृष्टि में सब कुछ मिट जाए, सत्य को फांसी लग जाए, दुनिया उथल पुथल हो जाए, लेकिन हे रानी, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी यश गाथा हमेशा इस परिवेश में गूंजती रहेगी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हुई दोस्तों झांसी वाली रानी की कविता। अब तीसरी कविता सुभद्रा जी की हम पढ़ने वाले हैं, जलियांवाला बाग में बसंत। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप सभी लोग जब परिचित हैं कि एक जगह आम सभा का आयोजन हो रहा था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और सारे दरवाजों को, बाग के बगीचे, जलियांवाला बाग के सारे द्वार के बंद कर दिए गए थे अंग्रेज सेना के द्वारा, और एक द्वार सिर्फ छोटा सा खोलकर रखा गया था, और गोलियों की भीषण बौछार की गई थी जलियांवाले बाग में। तो बसंत ऋतु आने पर जलियांवाले बाग का शोक अभी हुआ ही है, शोक से युक्त अभी घटना घटित हुई है, ये भयंकर हत्याकांड घटित हुआ है, लेकिन इसी बीच बसंत ऋतु आ जाती है, और सुभद्रा कुमारी चौहान जलियांवाले बाग में शहीद हुए गुमनाम लोगों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं इस कविता के माध्यम से। वे कहती हैं, यहाँ कोकिला नहीं काग हैं शोर मचाते। सुभद्रा जी कहती हैं कि यहाँ पर ये जलियांवाला जो बाग है, यहाँ अभी अभी इतनी हृदय विदारक घटना घटित हुई है, इतना हिंसक कार्य होकर के चुका है कि यहाँ पर अब वसंत ऋतु आ गई है, लेकिन यहाँ पर कोयल का स्वर नहीं गूंज रहा, बल्कि कौवे यहाँ शोर मचा रहे हैं। कौओं को, जैसा कि हमारी संस्कृति में माना जाता है, अशुभ तक का सूचक माना जाता है, तो कौवे शब्द का इस्तेमाल यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक अशुभ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, इसलिए कवित्री उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर कौआ काग शब्द से संकेत कर रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, शोर मचा रहे हैं, यानी यहाँ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है इस जलियांवाले के सुंदर बाग में, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। और कवित्री कहती हैं कि सामान्यतः जब वसंत ऋतु आती है तो भ्रमर इधर उधर परिवेश में गुंजार करते हुए घूमते हैं, और माहौल को, परिवेश को, प्रकृति को एक सुंदर और आनंदमयी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर काले काले कीड़े घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये बाग बसंत से घिरा, फूलों की सुगंध से महकता हुआ बाग नहीं है, बल्कि शोक और दुर्भाग्य का सूचक बाग है। तो ये जो काले काले कीड़े घूम रहे हैं, ये भी देखने पर ऐसा लगता है एक बारगी कि मानो भ्रमर घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में भ्रमर नहीं है, वे काले काले कीड़े घूम रहे हैं। कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से। और यहाँ इस बाग में बहुत सारी ऐसी कलियां हैं जो कि पूरी खिली भी नहीं थी, अब वो नष्ट होकर, यहाँ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके कारण कांटों में जाकर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर चुकी हैं। अधखिली कलियों के दो अर्थ हैं दोस्तों। एक तो वे कलियां जो फूल बनने से पहले कलियां होती हैं, दूसरे वे मनुष्य, वे बालक जिनका जीवन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, वे कांटों के समूह के साथ मिल गए हैं, यानी कांटों का समूह, एक तो सचमुच में कांटे, और दूसरा मृत्यु को आलिंगन कर चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं।
वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। और जो पौधे यहाँ जलियांवाला बाग में दिखाई दे रहे हैं, कवित्री लिखती है कि वे पौधे सूखे हुए नजर आ रहे हैं। तो वे सचमुच सूख गए हैं उनके फूल, या फिर वे जलियांवाले बाग के हत्याकांड की जो आग है उससे झुलस कर ऐसे हो गए हैं। कवित्री निर्णय नहीं कर पा रही है। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाय ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। कवित्री लिखती है कि परिमल का अर्थ होता है दोस्तों सुगंध, कि जिस बाग में पहले बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित फूल खिला करते थे, अब वो बाग सुगंध से रहित हो गया है, क्योंकि जितने भी फूल वहां खिले हुए थे वे गोलियों की बौछारों के साथ जल करके भस्म हो गए हैं। तो सुगंध से रहित उनके जो पराग कण थे फूलों के, वे सब अब दाग धब्बे बने, क्योंकि पैरों से कुचले गए जब भगदड़ मची, तो उनसे दाग से स्थान स्थान पर बन करके हो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ कि क्षत विक्षत शरीर जगह जगह जलियांवाले बाग में पड़े हुए हैं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि परिमल, उनका परिमल क्या है, पुष्प का परिमल होती है, उसकी सुगंध, उसकी पहचान होती है। और हमारी पहचान होती है हमारी प्राण शक्ति, हमारी जीवनी शक्ति, हमारा जीवन। तो जीवन से रहित वे शब्द ऐसे पड़े हैं जैसे सुगंध से रहित फूल दाग बनकर पड़े हों। इस बात को इस तरीके से समझेंगे। हर जगह प्रत्येक शब्द के दो अर्थ यहाँ पर लिए हैं। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। और कवित्री कहती है कि ये सुंदर बगीचा जो पहले आनंद और उल्लास का केंद्र हुआ करता था, अब चारों ओर से खून से सना हुआ पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज। अब यहाँ से कवित्री की संवेदनशीलता और जो शहीद हो गए वहां, जो बलिदान हो गए, जिनके जीवन समाप्त हो गए, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से वे व्यक्त कर रही हैं। वे कहती हैं, आओ प्रिय ऋतुराज। ऋतुराज कौन है? वसंत। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। कहती है, आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। कि ऐसा ना हो कि ऋतुराज तुम जैसे हमेशा आया करते हो फूलों की सुगंध लेकर, तेज हवा के मनमोहक हवा के साथ, वैसे मत आना। क्यों? क्योंकि अब ये जलियांवाला बाग वो बाग नहीं है, अब ये शोक स्थान हो गया है। इसलिए यहाँ पर आकर तुम शोक संवेदना के साथ आना, यहाँ पर आकर के शोर मत मचाना। वायु चले। अब वो कहती, निर्देश दे रही है ऋतुराज को कि शोक में के मैं डूबकर तुम्हें कैसे आना है, कि तुम हमेशा तेज हवा चलाते हो, ठंडी हवा चलाते हो और चारों ओर आनंद का वातावरण बना देते हो, लेकिन अब जब आओ जलियांवाला बाग में तो वायु तो चलाना, पर मंद चाल से उसे चलाना, उसे धीमी गति से चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। क्यों? क्यों धीरे चलाना? क्योंकि कवयित्री चाहती हैं कि जो दुख और पीड़ा की आहें यहाँ इस वातावरण में हैं, वे इस जलियांवाले बाग में जीवित रहें। ऐसा क्यों चाहती हैं वे? क्योंकि ये आहें आगे देशभक्तों के लिए, नौजवानों के लिए, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कि जब जब वे इस बाग से गुजरेंगे तब तब उन्हें यहाँ की ये आहें उनके हृदय को जागृत करेंगी, उनकी चेतना को जगाएंगी और उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाएंगी। इसलिए कवित्री चाहती हैं कि वायु तो चलाना ऋतुराज, लेकिन धीमी गति से चलाना, ताकि यहाँ पर की जो दुख और वेदना की आहें हैं, जो करुण चीत्कार है, वो यहीं पर रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे, ताकि आजादी के लिए किए जाने वाला जो संघर्ष है वो कमजोर ना पड़े। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे। कि अक्सर कोयल जब गाती है वसंत ऋतु पर, तो आने पर तो वे उल्लास का गीत गाती हैं, लेकिन वो कहती है कि ऋतुराज आना, कोयल को भी लाना, पवन को धीमी गति से चलाना, लेकिन कोयल से कह देना कि वो प्रेम और आनंद का गीत ना गाएं, क्योंकि ये शोक स्थान है, यहाँ पर रोने का यानी शोक का गीत गाएं, अपना दुख व्यक्त करें। भ्रमर करें गुंजार कष्ट की इस कथा सुनावे। और भ्रमर को भी लेके आना, भ्रमरों को भी लाना, और वे गुंजार भी करें, लेकिन उनके गुंजार में आनंद, प्रेम और उल्लास नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी गुंजार में यहाँ पर जो कष्ट हुए लोगों को, उन कष्टों की कथा गूंजनी चाहिए, ताकि ये परिवेश प्रेरणा का स्रोत बन जाए। लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले। और अपने साथ फूल भी लाना, क्योंकि बसंत ऋतु है, ऋतुराज आओगे तो फूल नहीं खिलेंगे तो ऋतुराज को कोई पहचानेगा ही नहीं। तो उस स्थिति में ऋतुराज आना तो सही, पुष्पों को भी साथ लेकर आना, लेकिन वो पुष्प बहुत अधिक सुंदर, बहुत अधिक तेज गंध वाले नहीं होने चाहिए,
तो सुगंध भी मंद, ना तो वो बहुत सुंदर हो, सजीले हो, ना वो उनमें बहुत तेज खुशबू हो कि वो सारे वातावरण को इतनी तेजी से महका दें कि यहाँ की जो आहें हैं वो धूमिल हो जाएं, बल्कि उनमें हल्की सुगंध हो। और फूल कैसे हो? ओस से कुछ कुछ गीले। ओस से गीले होने की बात क्यों कही है? यहाँ ओस है संवेदना का प्रतीक, पीड़ा, आंसू। तो उन पर अगर ओस की बूंदें होंगी और ऐसे फूल तुम लेकर के आओगे ऋतुराज, तो लगेगा कि यहाँ जो हत्याकांड हुआ है, यहाँ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना, हिंसक घटना घटित हुई है, उसके प्रति तुम अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हो, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दिखलाना। लेकिन अब फिर चेतावनी दे रही है कवित्री, कह रही है कि वसंत आना तो सही, फूल भी लाना, कोकिल भी लाना, ठंडी हवा भी लाना, लेकिन उन सबको धीमी गति से चलाना। सुगंध भी हो तो फूलों में तो धीरे धीमी हो, लेकिन इन फूलों को जैसे हम उपहार देते हैं किसी को प्रसन्नता और आनंद से भरकर, वैसे उपहार से यहाँ पर प्रदर्शित मत करना, दिखलाना मत। स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना, बल्कि उन पुष्पों को जो हल्की सुगंध वाले हों, बहुत ज्यादा सुंदर ना हो, उन्हें तुम उन शहीद हुए बूढ़े बालक और बच्चों की याद में यहाँ पर बिखरा देना, ताकि लगे कि ऋतुराज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कोमल बालक अब याद दिलाती हैं ऋतुराज को कि मैं यूं ही नहीं कह रही हूं कि तुमसे धीरे आना, उपहार भाव से मत लाना पुष्पों को, बल्कि श्रद्धांजलि के रूप में लाना। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर। यहाँ बहुत छोटे छोटे नवजात शिशु भी गोलियों से भून कर मारे गए हैं, मौत के घाट उतारे गए हैं। और ऐसे बालक जो कोमल थे बिल्कुल, जिनका अभी पूरी तरह से जीवन विकसित भी नहीं हुआ था, उनके लिए हे ऋतुराज तुम थोड़ी सी कलियां उनकी याद में यहाँ लाकर अर्पित करना, ताकि उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित हो। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हृदय भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं जिनमें देश के प्रति कुछ बहुत कुछ कर गुजरने की उम्मीद थी, आशा थी, उत्साह था। ऐसे भी लोग यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं, और जो देश के बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग थे, वे देश से अब अलग हो गए हैं। यानी ऐसे लोग भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना। और वे कहती है कि इसलिए ऐसे नवयुवक जो देश के लिए कुछ करने के उत्साह से भरपूर थे, उनकी याद में तुम अधखिली, देखिए बच्चों, कोमल बच्चों के लिए कलियां और युवकों के लिए अधखिली कलियां, थोड़े खिल गया था उनका जीवन, तो उनके लिए अधखिली कलियां खिलाना, और उनकी याद में ओस के रूप में तुम अपने आंसू बहाना, ताकि तुम्हारी श्रद्धांजलि अभिव्यक्त हो सके। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां बिखेरा देना तुम जाकर। और आगे कवित्री कहती है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ कोमल बच्चे और नवयुवक ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, बल्कि यहाँ पर तड़प तड़प कर बहुत सारे वृद्ध और वृद्धाओं ने भी अपने जीवन समाप्त किए हैं। गोली खाकर तड़प तड़प कर उन्होंने मृत्यु का आलिंगन किया है। तो उन वृद्धों की स्मृति में कुछ सूखे हुए फूल हे ऋतुराज तुम लाना, और श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए उनकी याद में यहाँ बिखरा देना। यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, यह है शोक स्थान बहुत धीरे से आना। और अंत में कवित्री कहती है कि सब कुछ करना, लेकिन शोर बिल्कुल मत करना। ये क्यों? क्योंकि ये शोक की भूमि है, शोक का स्थान है। बहुत धीमे कदमों से हे ऋतुराज यहाँ आना, और यहाँ पर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है उसके प्रति अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर यहाँ से लौट जाना, ताकि यहाँ का वातावरण तुम्हारे साथ आई आनंद की लहरों से नष्ट न हो, बल्कि यहाँ पर चीत्कार और करुणा का जो स्वर गूंज रहा है वो यहीं रहे, ताकि स्वतंत्रता संग्राम को आगे गति दे सके, दिशा दे सके, नवयुवकों को प्रेरणा दे सके। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त 3 कविताओं पर बात की, जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। उम्मीद करती हूँ कि ये कविताएं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।